कि अम, आज की जो इतनी जटिल कॉर्पोरेट दुनिया है। हाँ, मतलब इतनी सारी चुनौतियां होती हैं रोज। बिल्कुल। चाहे वो एक बहुत बड़ी टीम को संभालना हो, या फिर मार्केट में कंपटीशन को हराना हो, या फिर अपनी कंपनी को दिवालिया होने से बचाना ही क्यों ना हो। हम्म क्या इन सब का एक ऐसा प्लेबुक या मास्टर प्लान हो सकता है जो सिलिकॉन वैली में नहीं, बल्कि आज से लगभग 2300 साल पहले प्राचीन भारत में लिखा गया था? ये विचार सुनने में जितना हैरान करने वाला लगता है, सच कहूं तो असल में उतना ही सत्य है। मतलब अक्सर लोग मैनेजमेंट और लीडरशिप के लिए पश्चिमी विचारकों की तरफ देखते हैं ना। हाँ, वो तो है। सब हार्वर्ड या स्टैनफोर्ड के केस स्टडीज ही पढ़ते हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारे अपने इतिहास में एक ऐसा व्यक्ति मौजूद है जिसका दिमाग सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं था। उनका दिमाग अर्थशास्त्र, मानव मनोविज्ञान और कूटनीति की गहराइयों तक फैला हुआ था। हम बात कर रहे हैं चाणक्य की। अरे हाँ, जिन्हें लोग कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। सही कहा। और देखिए, वो केवल एक शिक्षक नहीं थे, वो असल मायने में एक किंग मेकर थे। मतलब उन्होंने नंद वंश के भ्रष्ट शासन को उखाड़ फेंका, एक साधारण से बालक चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बना दिया। और शायद सिकंदर महान की सेनाओं को रोकने के लिए एक अभेद्य राजनीतिक ढांचा भी तैयार किया था, है ना? 100%। उनका वो ढांचा उस समय का सबसे आधुनिक सिस्टम था। और इसीलिए आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा यानी डीप डाइव का विषय बहुत ही खास है। आज हम एक बुक समरी शैली में चाणक्य की बुद्धिमत्ता का पूरा निचोड़ निकालने वाले हैं। और इसके लिए हमारे पास स्रोतों का एक बहुत ही शानदार स्टैक है। बिल्कुल। इनमें मिजोरम विश्वविद्यालय और आईजेसीआरटी के अकादमिक रिसर्च पेपर्स शामिल है, जो गहराई से ऐतिहासिक विश्लेषण करते हैं। साथ ही आधुनिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की मैगजीन पीएम वर्ल्ड लाइब्रेरी और प्रभात खबर, हिंदुस्तान लाइव मिंट जैसे प्रतिष्ठित प्रकाशनों के लेख भी हैं। हाँ, जो ये बताते हैं कि चाणक्य के सिद्धांत आज के समय में कैसे लागू होते हैं। तो हमारा मिशन ये डिकोड करना है कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति आज के लीडर्स और मैनेजर्स के लिए कैसे एक कंपास का काम कर सकती है। बिल्कुल। और इस चर्चा का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि चाणक्य ने क्या कहा था, बल्कि हम इस बात की गहराई में जाएंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था और वो आज की आधुनिक जीवन शैली में कैसे काम करता है। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। किसी भी विशाल साम्राज्य को बनाने या दुनिया को जीतने से पहले शुरुआत हमेशा एक व्यक्ति से होती है। सही बात है। इंसान को सबसे पहले खुद पर विजय पानी होती है। तो हम इस चर्चा की शुरुआत व्यक्तिगत आदतों और सफलता के नियमों से करते हैं। प्रभात खबर के एक लेख में चाणक्य के उस सिद्धांत पर बहुत जोर दिया गया है जो कहता है कि अपनी योजनाओं को हमेशा गुप्त रखें। ये बहुत ही शक्तिशाली नियम है। हाँ। चाणक्य का मानना था कि योजना जितनी गुप्त होगी, सफलता उतनी ही निश्चित होगी। उनका स्पष्ट विचार था कि जब तक सफलता ना मिल जाए, अपनी योजना को रहस्य ही रहने दें, क्योंकि मौन व्यक्ति की सफलता अंततः सबसे ऊंची आवाज बन जाती है। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि ये सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं है, मतलब इसके पीछे एक बहुत ही गहरा मनोविज्ञान काम कर रहा है। मनोविज्ञान? वो कैसे? देखिए, जब कोई नई योजना बनाता है और तुरंत उसे दुनिया के सामने गाजे बाजे के साथ रख देता है, तो असल में वो क्या कर रहा होता है? वो वैलिडेशन या सामाजिक स्वीकृति खोज रहा होता है। अच्छा, मतलब लोगों से तारीफ सुनना चाहता है। बिल्कुल। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी यही कहता है। जब लोग अपनी योजनाओं को साझा करते हैं और उन्हें तारीफ मिलती है, तो उनके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। अरे बाप रे! तो दिमाग को ये भ्रम हो जाता है कि उसने लक्ष्य हासिल कर लिया है। एकदम सही पकड़ा। जबकि हकीकत में काम अभी शुरू भी नहीं हुआ होता। इससे वो जो अंदर की प्रेरणा होती है ना, वो आंतरिक फोकस, वो पूरी तरह खत्म हो जाता है। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। मुझे तो ये एक बीज की तरह लगता है। एक गुप्त योजना उस बीज के समान है जो जमीन के नीचे गहरे अंधेरे में रहकर अपनी जड़ें मजबूत करता है। बहुत सुंदर उदाहरण है ये, है ना? अगर उस बीज को हर दूसरे दिन खोदकर बाहर निकाला जाए, सिर्फ ये देखने और दुनिया को दिखाने के लिए कि वो कितना बड़ा है, तो वो बीज कभी पेड़ बन ही नहीं सकता। कभी नहीं, वो सूख जाएगा। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ सोशल मीडिया पर हर छोटी बड़ी उपलब्धि, हर नया कदम तुरंत साझा किया जाता है। बिल्डिंग इन पब्लिक का बहुत चलन है।
तो ऐसे में ये गोपनीयता का सिद्धांत वाकई कैसे काम कर सकता है? यह एक बहुत ही जायज सवाल है। देखिए, बिल्डिंग इन पब्लिक एक अलग रणनीति है जहां बस एक प्रोडक्ट का फीडबैक लिया जा रहा होता है। लेकिन चाणक्य जिस योजना की बात कर रहे हैं वो किसी का अंतिम लक्ष्य या कोर्स स्ट्रैटेजी है। अच्छा, मतलब जो बिल्कुल मेन प्लान है। हाँ, अगर हर कदम का प्रचार होगा तो विरोधी उसे बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। आज के युग में भी जो दुनिया की सबसे सफल कंपनियां हैं वो अपने अगले बड़े इनोवेशन को तब तक पर्दे के पीछे रखती हैं जब तक वो लॉन्च के लिए तैयार ना हो जाए। ये बात तो है। एप्पल जैसी कंपनियां यही करती हैं। बिल्कुल। ऊर्जा को सहेज कर रखना बहुत जरूरी है क्योंकि व्यर्थ का शोर सिर्फ ध्यान भटकाता है। ऊर्जा को सहेजने के साथ साथ स्रोतों में धन और समय को सहेजने की बात भी बहुत प्रमुखता से आई है। हिंदुस्तान के लेख में वेल्थ मैनेजमेंट या धन प्रबंधन की 9 व्यवहारिक आदतों का सारांश दिया गया है। हाँ, जैसे धन की बचत करना, फिजूल खर्ची से बचना। सही कहा। और सकारात्मक सोच रखना, गलत संगत से बचना। लेकिन इसमें 2 बातें बहुत गहराई से जुड़ी हुई लगती हैं, धन और समय। हाँ, चाणक्य नीति में कहा गया है धनस्य रक्षणम कार्यम, यानी धन की रक्षा करो। लेकिन इसके ठीक साथ एक और बात है, कालः कालस्य जीविति, जिसका अर्थ है कि समय ही समय को जीवित रखता है। तो मतलब समय और धन एक ही बात है उनके हिसाब से? बिल्कुल, दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आज हम अक्सर मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम या आय के कई स्रोत बनाने की बात करते हैं, है ना? हाँ, गिग इकोनॉमी और इन्वेस्टमेंट वगैरह। यही बात, ये जो विचार आज इतना लोकप्रिय है, चाणक्य उसे सदियों पहले जरूरी बता चुके थे। उनका तर्क था कि जो व्यक्ति छोटे छोटे अनावश्यक खर्चों पर नजर नहीं रखता वो कभी बड़ा साम्राज्य नहीं बना सकता। मतलब धन का सम्मान करना बहुत जरूरी है। हाँ, और धन का सम्मान करने का मतलब कंजूस होना नहीं है। इसका मतलब है संसाधनों का सही आवंटन करना। समझ गए। व्यक्तिगत आदतों, समय और धन के इस बेहतरीन प्रबंधन पर तो हमने बात कर ली। लेकिन जब यही अनुशासित व्यक्ति एक टीम का निर्माण करने निकलता है, तब क्या होता है? तब चुनौतियां पूरी तरह बदल जाती हैं। वही तो, एक अकेले व्यक्ति से एक पूरी टीम या संगठन तक का ये सफर हमें चर्चा के अगले महत्वपूर्ण पड़ाव पर ले जाता है, नेतृत्व और टीम का निर्माण। अमर उजाला के स्रोत के अनुसार एक सफल लीडर के गुण हैं निरंतर सीखते रहना और सबको साथ लेकर चलना। लेकिन इसे एक कॉर्पोरेट ढांचे में कैसे देखा जाए? इसे समझने के लिए हमें पीएम वर्ल्ड लाइब्रेरी के उस लेख की ओर देखना होगा जिसने अर्थशास्त्र के प्रसिद्ध सप्तांग सिद्धांत यानी 7 स्तंभों को डिकोड किया है। सप्तांग मतलब राज्य के 7 अंग? बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए कि कोई भी संगठन इन 7 चीजों से मिलकर बनता है: राजा, मंत्री, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। ईओ होगा जो कंपनी का विजन तय करता है। एकदम सही। और मंत्री या अमात्य वो रणनीतिकार या मैनेजर्स होंगे जो उस विजन को जमीन पर उतारते हैं। ये तो बहुत लॉजिकल है। और दिलचस्प बात यह है कि चाणक्य जनपद को तीसरा सबसे अहम स्तंभ मानते हैं। जनपद मतलब? मार्केट या टारगेट ऑडियंस। हाँ, यानी आपका बाजार या वो लोग जिनके लिए काम हो रहा है। बिना जनपद के किसी साम्राज्य का कोई वजूद नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे बिना ग्राहकों के कोई कंपनी नहीं चल सकती। समझ गई। इसके बाद आता है दुर्ग, यानी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, कोष यानी आपका फाइनेंस, और दंड यानी आपकी वर्कफोर्स या टीम। एक अच्छे लीडर का काम यह है कि वो कोष और दंड के बीच एक सही संतुलन बनाए रखे। मतलब पैसे और टीम के बीच में? हाँ, अगर पैसे ज्यादा है लेकिन टीम कमजोर है तो काम नहीं होगा, और अगर टीम बहुत बड़ी है लेकिन उसे देने के लिए पैसे ही नहीं है तो विद्रोह हो जाएगा। ये संतुलन की बात बहुत गहरी है। और इसी टीम के संदर्भ में लाइव मिंट के लेख में चाणक्य के एक बहुत ही खूबसूरत श्लोक का जिक्र किया गया है। एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना। हाँ, बहुत ही प्यारा श्लोक है ना? इसका अर्थ यह है कि जिस प्रकार जंगल में एक ही सुगंधित वृक्ष पूरे वन को अपनी खुशबू से महका देता है, वैसे ही संगठन में एक गुणी व्यक्ति या उत्कृष्ट कर्मचारी पूरी टीम का नाम रोशन कर देता है। बिल्कुल।
गुणवत्ता हमेशा मात्रा पर भारी पड़ती है। हाँ, और गंध की प्रकृति सीमाओं को नहीं मानती है। श्रेष्ठता को किसी बाहरी प्रचार की आवश्यकता नहीं होती, वो खुद अपनी जगह बना लेती है। सही कहा। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि चाणक्य का मानना था कि इस तरह के सुगंधित वृक्ष या बेहतरीन लीडर्स पैदा करने के लिए सिर्फ अच्छी नीयत काफी नहीं है। उन्होंने आन्वीक्षिकी नाम की एक बहुत ही पावरफुल अवधारणा पेश की थी। आन्वीक्षिकी? हाँ जी। जिसका सीधा सा मतलब है डेटा आधारित आलोचनात्मक सोच, यानी क्रिटिकल थिंकिंग। सही कहा आपने। अन्वीक्षिकी का मतलब है हर चीज का तर्क और तथ्यों के आधार पर परीक्षण करना। एक लीडर को कभी भी सिर्फ भावनाओं में बहकर या सुनी सुनाई बातों पर फैसले नहीं लेने चाहिए। मतलब एक तरह से दार्शनिक होना चाहिए। हाँ, जो कारण और प्रभाव को समझ सके। और इस सोच को विकसित करने के लिए चाणक्य स्वाध्याय पर बहुत जोर देते हैं। स्वाध्याय मतलब खुद पढ़ना? सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं, बल्कि अपने पिछले अनुभवों और प्रोजेक्ट्स की सफलताओं और विफलताओं का आत्मविश्लेषण करना। जो लीडर अपने डेटा और इतिहास से नहीं सीखता, वो अनिवार्य रूप से अपनी पूरी टीम को गहरे संकट में डाल देता है। लेकिन जब एक टीम काम करना शुरू करती है तो संकट और मतभेद तो आते ही हैं। कागज पर बनी बेहतरीन टीम भी असल दुनिया में टकराती है। बिल्कुल, इंसानों के बीच काम करते समय ईगो और हितों का टकराव होना तो स्वाभाविक है। और यहीं पर हमारी चर्चा रणनीति, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और संघर्ष समाधान यानी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की ओर मुड़ती है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के संदर्भ में चाणक्य किसी भी कार्य के 5 मुख्य पहलू बताते हैं, लेकिन इनमें से जो 2 सबसे महत्वपूर्ण हैं वे हैं जनशक्ति और सामग्री का सही आकलन और विफलता के खिलाफ योजना, मतलब कंटिंजेंसी प्लानिंग, प्लान बी। बिल्कुल। चाणक्य बहुत यथार्थवादी थे। वे जानते थे कि योजनाएं हमेशा उम्मीद के मुताबिक काम नहीं करती, इसलिए प्लान बी हमेशा तैयार होना चाहिए। और जहां तक इंसानी टकराव या कॉन्फ्लिक्ट की बात है, JTR के रिसर्च पेपर में चाणक्य की उस बहुचर्चित रणनीति का उल्लेख है जिसे साम दाम दंड भेद कहा जाता है। अगर हम इसे एक आधुनिक मैनेजर के नजरिए से समझें तो साम का मतलब है पर्सुएशन, यानी कर्मचारी को धैर्य के साथ आमने सामने बैठाकर बात समझाना। दाम का मतलब है प्रोत्साहन या कुछ इंसेंटिव देकर काम निकलवाना। हाँ, और दंड का अर्थ है सजा या चेतावनी, और भेद का अर्थ है अलग कर देना। लेकिन एक मिनट, मुझे यहाँ थोड़ा पुशबैक देना होगा। हाँ। आज के समय में हम एम्प्लॉय सेंट्रिक वर्क कल्चर, मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजिकल सेफ्टी की बात करते हैं। बिल्कुल करते हैं। तो ऐसे आधुनिक दौर में दंड यानी सजा देना या भेद यानी टीम में अलगाव पैदा करना, क्या ये नीतियां बहुत ज्यादा कठोर या यूं कहें कि टॉक्सिक नहीं मानी जाएंगी? इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि हम प्रबंधन की इन कठोर सच्चाइयों को कैसे देखते हैं। देखिए, अगर हम थॉमस किलमैन के आधुनिक कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट मॉडल को देखें तो उसमें भी परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग रणनीतियां अपनाने की बात कही गई है। अच्छा। हाँ, चाणक्य के बिल्कुल नहीं कहते कि आप किसी कर्मचारी पर सीधे दंड का इस्तेमाल करें। ये एक तार्किक क्रम है। एक अच्छा मैनेजर हमेशा साम और दाम से ही शुरुआत करता है। मतलब पहले बातचीत और इनाम। बिल्कुल। लेकिन जब प्यार, बातचीत और इनाम काम ना करें, जब कोई व्यक्ति जानबूझकर राजनीति कर रहा हो और पूरे संगठन को खोखला कर रहा हो, तब सुधारात्मक अनुशासन आवश्यक हो जाता है। अच्छा, तो दंड का मतलब अत्याचार करना नहीं है, बल्कि सिस्टम की गरिमा बनाए रखने के लिए एक कड़ा फैसला लेना है, जैसे किसी कर्मचारी को परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान पर डालना या अंततः उसे कंपनी से बाहर का रास्ता दिखाना। बिल्कुल। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं कि बिना दंड के मजबूत हमेशा कमजोर को निगल जाएगा। अगर गलत काम करने वाले को रोका ना जाए तो मेहनत करने वाले अच्छे कर्मचारियों का संगठन से भरोसा ही उठ जाता है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है। और भेद के बारे में क्या? हाँ, रही बात भेद की, तो इसका मतलब हमेशा फूट डालना नहीं होता। कई बार जब 2 बेहतरीन इंजीनियर एक ही प्रोजेक्ट में लगातार ईगो क्लैश कर रहे हों तो संगठन के हित में उन्हें अलग अलग टीमों या प्रोजेक्ट्स में ट्रांसफर कर देना ही भेद है। अरे वाह, मैंने इस नजरिए से तो सोचा ही नहीं था। ये टॉक्सिक नहीं है, बल्कि ये प्रोजेक्ट को डूबने से बचाने की व्यावहारिक रणनीति है। ये एक बहुत ही स्पष्ट और व्यावहारिक नजरिया है। अब एक प्रोजेक्ट और टीम को सफलतापूर्वक चलाने के बाद दायरे को और भी बढ़ाना पड़ता है। एक लीडर को सिर्फ अपनी टीम नहीं, बल्कि पूरे समाज और अर्थव्यवस्था के बारे में भी सोचना पड़ता है। बिल्कुल, मैक्रो लेवल पर। हाँ,
और यही हमारी चर्चा का आखिरी और सबसे व्यापक अध्याय है, व्यापक अर्थशास्त्र, नैतिकता और सुशासन। इस बड़े परिदृश्य को समझने के लिए मिजोरम विश्वविद्यालय के पेपर में राज्य की उत्पत्ति की एक बहुत ही दिलचस्प अवधारणा बताई गई है, मत्स्य न्याय। मत्स्य न्याय? हाँ, इसका सीधा सा मतलब है मछलियों का कानून, जहां एक बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खा जाती है। चाणक्य कहते हैं कि जब कोई राज्य, नियम या कानून नहीं होता तो समाज में अराजकता फैल जाती है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की तरह। बिल्कुल। इसी अराजकता से बचने के लिए लोगों ने आपस में एक समझौता किया। उन्होंने मनु को अपना राजा चुना और अपनी आय का एक हिस्सा कर या टैक्स के रूप में देना स्वीकार किया, ताकि बदले में राज्य उन्हें सुरक्षा और सुशासन दे सके। तो इस सब का क्या मतलब है? मतलब अगर हम इसे आज के अर्थशास्त्र के नजरिए से देखें तो चाणक्य दुनिया के महान अर्थशास्त्रियों की तुलना में कहाँ खड़े होते हैं? ये तुलना बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि एक तरफ हमारे पास एडम स्मिथ हैं, जो लेजर्स फेयर में विश्वास करते हैं, यानी बाजार को पूरी तरह मुक्त छोड़ दो, सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हाँ, वो अदृश्य हाथ वाली थ्योरी। बिल्कुल। और दूसरी तरफ जॉन मेनार्ड कीन्स हैं, जिनका मानना है कि बाजार हमेशा खुद को ठीक नहीं कर सकता, इसलिए संकट के समय सरकार को अर्थव्यवस्था में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करना चाहिए। तो IJCRT का पेपर स्पष्ट करता है कि चाणक्य एडम स्मिथ की थ्योरी से पूरी तरह सहमत नहीं होते। अच्छा? हाँ, चाणक्य का मानना था कि बाजार को पूरी तरह से खुला छोड़ देना वापस उसी मत्स्य न्याय को जन्म देगा, जहां बड़े व्यापारी छोटे व्यापारियों को निगल जाएंगे। इसलिए चाणक्य का झुकाव कीन्स की तरफ ज्यादा था। मतलब सरकार को कंट्रोल रखना चाहिए। वे अर्थव्यवस्था में राज्य के सक्रिय हस्तक्षेप का कड़ा समर्थन करते थे। लेकिन यहाँ एक बड़ा फर्क है। कीन्स अक्सर शॉर्ट टर्म संकटों को सुलझाने पर फोकस करते थे, जबकि चाणक्य का पूरा ध्यान लॉन्ग टर्म और एक सस्टेनेबल अर्थव्यवस्था बनाने पर था। मतलब उनका विजन बहुत दूर का था। बिल्कुल। राज्य का काम बाजार को नियंत्रित करना है, ताकि निष्पक्षता बनी रहे, ना कि उस पर एकाधिकार जताना। और ये नियंत्रण किस लिए किया जाना चाहिए? चाणक्य कहते हैं योगक्षेम के लिए, यानी एक कल्याणकारी राज्य के निर्माण के लिए। उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है, राजा का सुख उसकी प्रजा के सुख में है। हाँ, यही बात आज की कंपनियों की CSR नीतियों का आधार है। बिल्कुल। स्रोतों को पढ़ते हुए ये बात बहुत ही आश्चर्यजनक लगी कि 4वीं सदी ईसा पूर्व में चाणक्य ने उन चीजों की वकालत की थी जो आज भी बहुत आधुनिक मानी जाती हैं। हाँ, ये वाकई हैरान करने वाला है। मतलब उन्होंने महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों की स्पष्ट बात की है, जो उस समय लैंगिक समानता का एक बहुत बड़ा कदम था। और बाल श्रम पर भी तो प्रतिबंध लगाने की बात की थी। बिल्कुल। उपभोक्ता संरक्षण को लेकर भी उनके नियम बेहद कड़े थे। अगर कोई व्यापारी मिलावट करता पाया जाता तो उसे भारी सजा दी जाती थी। अरे वाह! यहाँ तक कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भी उन्होंने नियम बनाए थे, जैसे शवों को शहर से बाहर ले जाने के लिए अलग रास्ते तय करना, ताकि शहर का पर्यावरण और नागरिकों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। और कराधान यानी टैक्स को लेकर उनका जो विचार है, वो तो मानो आज के हर वित्त मंत्री और पॉलिसी मेकर के लिए एक मास्टर क्लास है। चाणक्य कहते हैं कि सरकार को कर इस तरह वसूलना चाहिए जैसे एक मधुमक्खी फूल से रस लेती है। इस रूपक के पीछे का जो मैकेनिज्म है वो बहुत ही खूबसूरत है। जब मधुमक्खी फूल से रस लेती है तो वो फूल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन बात सिर्फ नुकसान न पहुंचाने की नहीं है, रस लेने की उस प्रक्रिया में मधुमक्खी परागण करती है। वो एक फूल के पराग को दूसरे तक पहुंचाती है, जिससे जंगल में और भी फूल खिलते हैं। बहुत ही गहरा विचार है ये। ठीक इसी तरह जब राज्य जनता या व्यापारियों से टैक्स लेता है तो उस पैसे का इस्तेमाल सड़कें बनाने, सुरक्षा देने और व्यापार को और अधिक बढ़ाने के लिए होना चाहिए। एक सही टैक्स प्रणाली अर्थव्यवस्था को उसी तरह फलने फूलने में मदद करती है जैसे मधुमक्खी फूल को। मतलब अगर टैक्स इतना ज्यादा हो कि फूल ही मुरझा जाए तो राज्य का ही पतन हो जाएगा। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से जोड़कर देखें तो चाणक्य के पूरे अर्थशास्त्र का मूल सार धर्म यानी नैतिकता और अर्थ यानी धन के बीच का संतुलन है। उनका स्पष्ट मानना था कि नैतिक आचरण के बिना अर्जित की गई संपत्ति कभी स्थायी नहीं होती। मतलब जो धन भ्रष्टाचार या बेईमानी से कमाया गया है वो अंततः पूरे संगठन या साम्राज्य के विनाश का कारण बनता है। बिल्कुल, विनाश निश्चित है। तो इस पूरी विस्तृत चर्चा से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं
कि अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति सिर्फ धूल भरी प्राचीन किताबें नहीं है। ये मानव मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र और नेतृत्व का एक ऐसा कालातीत ब्लूप्रिंट है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। सही कहा। चाहे कोई एक छोटी सी टीम का नेतृत्व कर रहा हो या एक बहुत बड़े बहुराष्ट्रीय संगठन का, नीतियां और मानव स्वभाव आज भी वही हैं। ये स्रोत हमें एक बहुत बड़ी सीख देते हैं कि सफलता के लिए सिर्फ आदर्शवादी होना काफी नहीं है, यथार्थवादी होना भी जरूरी है। नैतिकता और व्यावहारिकता एक साथ चल सकते हैं। बिल्कुल। एक अच्छे नेतृत्वकर्ता को संवेदनशील भी होना चाहिए और जरूरत पड़ने पर कड़े फैसले लेने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, बशर्ते वो फैसले व्यापक हित में लिए गए हों। अब जब हम इस चर्चा के बिल्कुल अंत में पहुंच गए हैं, तो एक विचार के साथ इस बातचीत को विराम देना चाहूंगी। लोग अपनी जिंदगी में रोज नए नए मैनेजमेंट हैक्स खोजते हैं, रातों रात सफल होने के शॉर्टकट ढूंढते हैं। हाँ, आजकल तो यही चलता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर आज चाणक्य किसी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ होते तो उनका पहला ईमेल शायद अपनी टीम को यही होता कि अपनी योजनाओं को अपने तक सीमित रखो और अपने काम को शोर मचाने दो। ये बहुत ही शानदार विचार है ना? तो अगली बार जब कोई नई योजना बने और उसे तुरंत दुनिया को बताने की जल्दबाजी महसूस हो, तो रुक कर बस ये विचार करना चाहिए, क्या इंसान अपने अंदर के उस बीज को, उस सुगंधित वृक्ष को अंधेरे में पनपने और अपनी जड़ें मजबूत करने का पर्याप्त समय दे रहा है, या महज बाहरी तालियों के शोर में उसकी असली खुशबू को हमेशा के लिए खो रहा है? गहराई से सोचने के लिए एक बहुत ही अच्छा सवाल है। इस विस्तृत चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।